अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर सरदानियाल फयाज। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ्स का पहला लेक्चर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले कुछ अहम बातें जो आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं, डोमेन, को डोमेन, ये तमाम तर बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसका पता भी आपको होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो देखो, आपकी बुक से ही जो बुक में आपको डिफ़ाइन की गई है चीज़ों को, उसको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग बुक पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि भाई क्या क्या बातें लिखी गई हैं। अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल। भाई फंक्शन जो है एक रूल होता है। अब रूल से क्या मुराद है भाई रूल की मीनिंग है, बहुत सारे रूल हो सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन आप देख सकते हो, क्यूबिक फंक्शन आप कह सकते हो। रूल कुछ भी हो सकता है। आप रूल कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने इनपुट किया और आपको आउटपुट मिल गया। जैसे कि कैलकुलेटर में स्क्वायर का एक फंक्शन होता है y = x²। तो आप x की जगह 1 रखते हैं तो आंसर 1 आता है, 2 रखते हैं तो 4 आता है। तो आप इनपुट करते हैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको रूल के तहत आउटपुट मिलता है। आउटपुट कोई खुद ब खुद अलग नहीं आता कि एक दफ़ा आपने 1 पुट किया तो आंसर आपको 2 मिल रहा है, दूसरी दफ़ा आपने दोबारा उसी रूल के अंदर 1 पुट किया तो आंसर आपको 9 मिल रहा है, और फिर 1 पुट किया तो आंसर आपको -9 मिल रहा है। तो ये फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन की मीनिंग है कि आपने एक इनपुट किया और आपको एक ही आउटपुट मिले। ठीक है। इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइन ईच एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट इनपुट सेट को हम x बोलते हैं, उसके हर एक एलिमेंट का आउटपुट हमें सेट y पे मिलना चाहिए। जो एलिमेंट्स होते हैं x के अंदर उसको प्री इमेजेस कहते हैं, और जो आउटपुट होते हैं उसको इमेज कहा जाता है। सिंबॉलिकली वी राइट अ फंक्शन, उसको बोलते हैं फंक्शन फ्रॉम सेट x टू अ सेट y, वेयर y इज़ अ फंक्शन ऑफ द x for all values of x belongs to set of x and y belongs to set of y। ये जो वेरिएबल x है, ये स्मॉल x, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और ये जो y है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि एक सेट x और y है। स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग फिगर आर फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y। भाई देखो, पहला वाला फंक्शन को देखो तो ये वाला फंक्शन है बिल्कुल, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ से C, यहाँ पे क्या है, A 4 से असाइन हो रहा है। A आपने इनपुट किया 4, आपको आउटपुट मिल गया। B आपने इनपुट किया 6 मिल गया। C आपको इनपुट किया 6 मिल गया। लेकिन यहाँ पे ये है कि ABC तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक इनपुट से 2 आउटपुट मिल गए, यानी कि C आपने इनपुट किया और आउटपुट आपको 5 और 6 दोनों मिल गए। जब भी एक इनपुट से आपको 2 आउटपुट मिलते हैं तो याद रखिएगा कि वो चीज़ आपकी फंक्शन नहीं कहलाती। अब यहाँ पे आ दो, ये सेट x लिखा हुआ है और ये सेट y लिखा हुआ है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि आप यहाँ पे देखें, A 5 से असाइन है और C 4 से असाइन है, लेकिन यहाँ पे हर इनपुट असाइन होना चाहिए, क्योंकि B असाइन नहीं है, इसकी वजह से, यानी कि B का आउटपुट डिफाइन नहीं है, इसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है फंक्शन f इज़ अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 2 इमेजेस, 5 और 6 2 इमेजेस की वजह से। अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि b की इमेज ही नहीं है, पता हमें क्या है, b अनडिफाइन है। तो फंक्शन के अंदर याद रखिएगा, फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी अ 1 आउटपुट, और हर एक इनपुट डिफाइन होने चाहिए। अच्छा, अब डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। देखो, डोमेन वैसे तो इनपुट सेट को कहा जाता है, को डोमेन जो उसकी आउटपुट होती है, और रेंज जो असाइन वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे बात ऑलरेडी डिफाइन की गई है कि फंक्शन, इसको पढ़ते कैसे, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, देन x इज कॉल्ड द डोमेन, और y मतलब जो इनपुट साइड होगा उसको हम सेट x बोलते हैं, और जो आउटपुट साइड होगा उसको हम को डोमेन कहते हैं। वेयर इज़ द रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो आपने इनपुट किया है उसके जो भी आउटपुट आपको मिलने हैं वो आपके फंक्शन कहलाएंगे। मैं इस पर समझा देता हूँ। देखो, अगर यहाँ सेट x टू y लिखा हुआ है तो उसकी जो डोमेन होगी वो होगी 1 2 3 4। इसकी रेंज जो असाइन हो गई, 1 से क्या असाइन हो गया 3, 2 से 5, 3 से 7 और 4 से 9।
तो ये 3 5 7 9 ये आपकी रेंज हो गई, जबकि कोडोमेन सेट वाई के अंदर तमाम तर एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो रेंज और कोडोमेन बराबर है। वैसे तो नॉर्मली होता ये है कि रेंज is a smaller set, range is a subset of the codomain, लेकिन यहाँ पर रेंज और कोडोमेन जो है वो बराबर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, व्हाट यू मीन बाय रेंज, व्हाट यू मीन बाय कोडोमेन, व्हाट यू मीन बाय डोमेन। अब हम बढ़ते हैं सबसे आपके पास के हमारे पास किस किस तरीके के फंक्शंस की टाइप्स क्या क्या होती हैं। भाई तीन तरीके की टाइप्स आपकी बुक में 1 फंक्शन है जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, बोलते हैं ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, और एक कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं 1 और ऑन टू फंक्शन की। देखो 1 फंक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगेन एक ही बात लिखी हुई है, फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इस 1 भी बोलते हैं उसको, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ सेट एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट वाई। डिस्टिंक्ट का मतलब है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, एक इनपुट यानी कि 1 इनपुट तो 1 आउटपुट। देखो यहाँ पे भी क्या है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, यानी कि अगर इसकी मीनिंग ये है कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा, और अगर इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट भी सेम नहीं होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ए का इनपुट क्या 1 है, देखो एक ही आउटपुट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो 8.6 और 8.7 रिप्रेजेंट F1 एंड F2 आर 1-to-1 फंक्शंस। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है तो 1-to-1 फंक्शन आपका कहला रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1-1 फंक्शन पे ना कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो, यानी कि इधर देखो इधर कोडोमेन ग्रेटर है, यानी कि जनरल बात की जाए तो 1-to-1 फंक्शन के अंदर या इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर रेंज जो है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, ठीक है। तो ये 1-to-1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होना ज़रूरी होता, हर एक इनपुट का एक आउटपुट। देखो ऑन टू फंक्शन पे कॉरस्पॉन्डेंस एक होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस पे लिखा हुआ है जो काम की बात होती है उसमें मैं लिख देता हूँ कि इसके अंदर रेंज और कोडोमेन बराबर होती है। इसके अंदर हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होगी। सर्जेक्टिव भी बोलते हैं इफ रेंज ऑफ एफ इज वाई, यानी कि रेंज ऑफ वाई क्या था, कोडोमेन था, यानी कि रेंज ऑफ एफ कोडोमेन के बराबर हो जाए, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इन अदर वर्ड वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। जैसे को देखो यहाँ पे भी ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव है, तो सारे एलिमेंट असाइन नहीं है, ये नहीं है क्योंकि इसमें सारे आउटपुट असाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन भी ना 1-to-1 ही कहलाएगा, जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ है ए बी सी और यहाँ लिखा हुआ है 2 3, ए बी असाइन है 2 से और सी असाइन है 3 से, यानी कि एक बार याद रखना, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन एक आउटपुट के 2 इनपुट हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1-to-1 ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस का होना भी ज़रूरी है, यानी कि भाई देखो दोनों चीज़ आ जाए, 1-1 भी आ जाए, 1-1 की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए और ऑन टू फंक्शन की आ जाए। ऐसे फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू दोनों होते हैं, जो हमने शुरू के 2 पढ़े हैं। 1-1 में क्या था, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस थी। ऑन टू पे क्या शर्त थी कि भाई रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। इसमें दोनों शर्तें होंगी कि भाई 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, यानी कि एक 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होना भी ज़रूरी है और साथ साथ रेंज और कोडोमेन का बराबर होना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ टाइप्स थी वो आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी एक्सरसाइज की सिंपल सी हैं। अब शुरू के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मुझे आप लोग खुद बता दीजिएगा कि भाई ये क्या चीज़ है।
भाई देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये हो गई 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स एंड वाई स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशन इंटीग्रेटेड बाय द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। भाई देखो, पहला तो फंक्शन नहीं है रिलेशन, वजह आप लोग को मालूम होगी क्योंकि यहाँ पे बी असाइन नहीं है। दूसरा भी नहीं है क्योंकि इसमें एक इनपुट के दो आउटपुट है। हाँ, तीसरा फंक्शन है क्योंकि हर एक इनपुट का एक आउटपुट मौजूद है। तो और ये लाजमी ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट असाइन होना लाजमी नहीं है, क्योंकि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। इनपुट का तमाम तर इनपुट के आंसर्स आना ज़रूरी है, तो ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन 2 पे बोला जा रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी है। ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है और बाइजेक्टिव है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्योंकि MCQs के लिए आएगा। भाई ये बाइजेक्टिव है, वजह बड़ी सिंपल सी है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। ये भी आपका बाइजेक्टिव है क्योंकि दोनों सेम ही है। अच्छा, ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है ना इसके अंदर, तो लेकिन रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो ये आपका सर्जेक्टिव होगा। अब ये वाला इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ये बाइजेक्टिव है क्योंकि एक इनपुट का एक आउटपुट है। अच्छा, ये क्या है अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये इंजेक्टिव है क्योंकि 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस और रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो ये 1-to-1 फंक्शन कहला सकता है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर है तो इसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये एक आसान सी कहानी बताई मैंने आपको। अच्छा, इसके आगे ये बाइजेक्टिव का मतलब है एक इनपुट का एक आउटपुट। 1-1 फंक्शन की मीनिंग होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 1-1 फंक्शन पे रेंज और कोडोमेन भी बराबर हो जाए तो फिर वो बाइजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो कुछ सवाल आते हैं क्वेश्चन 3 में। अब क्वेश्चन 3 पे लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, इसका जो इनपुट सेट है वो इंटीजर है और जो आउटपुट सेट है वो रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है x3+1, आपसे बोला जा रहा है एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करके बताएं। तो एफ ऑफ 0 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखते हैं तो आंसर बना जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करके बताएं। तो देखिए, एफ ऑफ 5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपल है कि आप x की जगह जो है वो 5 लिख सकते हैं। अब आप 5 लिखेंगे तो 5 का क्यूब 25 और +1 126 हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ 3/4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो इनपुट सेट था वो हमारा इंटीजर था, जबकि 3/4 इंटीजर नहीं है, तभी ये पॉसिबल नहीं है। जबकि -2 पुट करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ x = x2, ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे हैं एफ ऑफ a3, a/3 पे a आपने कुछ भी नहीं करना, x की जगह a/3 लिख देना है बस। तो आंसर a³/27 आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब लिख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला सवाल भी सिंपल है कि आपसे बोला जा रहा है एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ h/2h निकाले। तो लिख लेता हूँ मैं एफ ऑफ a + h, तो x की जगह a + h आ गया, अगेन x की जगह a - h आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया a³ + b³ + 3a² b + 3ab², a³ - b³ - 3a² b + 3ab² का फॉर्मूला लगा दिया। जैसे यहाँ पे थोड़ी इन्होंने गलती करी हुई है कि b की जगह यहाँ h आएगा, ठीक है। आप भी h लिख दीजिएगा। उसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करो, कैंसिल करो, 2h को कॉमन निकाल लो, फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि डोमेन बताएं। पहले थोड़े से मिक्स क्वेश्चन उसको आप लोग देखते रहिएगा। अच्छा, अब डोमेन तो गिवन है ना फंक्शन की, ये फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन आपको गिवन है। आपसे रेंज पूछ रहे हैं, तो रेंज के लिए कुछ नहीं करना, जब डोमेन गिवन है तो एक एक करके इनपुट करते जाओ। यानी कि यहाँ पे क्या करो, पहले पुट कर दो x की जगह 0। जब 0 पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, 2 पुट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा। आंसर आपके पास सिंपल है कि
5 टू द 10, 10 प्लस 1 11, 16 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो अगर इनपुट करोगे रेंज आ जाएगी फंक्शन की 1 6 11 16 21 26। अच्छा, एक फंक्शन गिवन है जिसके आप लोगों को इमेजेस का मतलब आउटपुट गिवन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। सबसे पहले ना फंक्शन को लिख लो। फंक्शन है क्या? एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी के। तो पहला आपके पास द इमेजेस ऑफ 1 एंड 5। देखो इमेजेस ऑफ 1 एंड 5 का मतलब ये है कि आप इसको मैं समझा देता हूँ कि एफ ऑफ 1 जो है वो -2 के इक्वल है और एफ ऑफ 5 जो है वो 10 है। यहाँ पे 1 पुट कर दोगे ना एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इक्वेशन पहली बन जाएगी -2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर एक्स की जगह क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये पहली इक्वेशन बन गई। एक्स पुट करोगे तो एफ ऑफ 5 कितना आ जाएगा? 10। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको बन गया। लो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पहले ए कैलकुलेट कर लो, ए 3 आ गया। फिर उसको ले आके 1 पे पुट कर दो, बी आ गया। और फिर ए और बी को ले आके अपनी एफ ऑफ एक्स में पुट कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे ए और बी, और फंक्शन का भी आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे डोमेन गिवन है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। भाई देखो अगेन सेम काम करना है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था? देखो पार्ट में 3x - 5 ये हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके कैलकुलेट किया था। अब क्योंकि फंक्शन का पता चल चुका है तो डोमेन से रेंज निकालना अभी हमने सीखा था। तो पहले हम x की जगह 1 लिख लेंगे, तो हमारी जो रेंज आएगी वो -2 आ जाएगी। 3 पुट करेंगे 4 आ जाएगी, 5 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इसमें डायरेक्ट गिवन है एफ ऑफ 2 इज़ -3, एफ ऑफ -1 इज़ 0। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसको वैसे ही कॉपी कर लें। एफ ऑफ ए भी निकालना है, एफ ऑफ 2 गिवन है, एफ ऑफ -1 गिवन है। एफ ऑफ 2 की मीनिंग ये होगी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप लोग 2 को पुट करते हैं। कर दिया पुट। अब एफ ऑफ 2 बराबर किसके हैं? -3 के। तो एफ ऑफ 2 की जगह -3 लिखते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है बताओ? 8 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई भी 2 भी हो जाएगा। ठीक है। और ये 8 + 1 9 होता है, और प्लस का 9 वहाँ जाके माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो एक इक्वेशन बन जाएगी -2a + b = -6। फिर क्या करोगे? दूसरा गिवन है कि x -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो पुट x = -1, तो सब जगह मैंने -1 पुट कर दिया। एफ ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी a = -b। इस a = -b को ले जाके यहाँ पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो आपको b का आंसर मिल जाएगा -2, और उसको ले जाके दोबारा 2 पे पुट करोगे तो a मिल जाएगा 2। देयरफॉर योर जवाब ऑफ a एंड b इज़ 2। अब ये एक एक लाइन के आंसर है। 9 जैसे कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये बात आप सब जानते हैं, स्क्वायर रूट में x² + 1 अगर लिखा हुआ है तो x की जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। तभी 0 का सबसे छोटा आंसर इसका 0 आ सकता है। 0 + 1 कितना होगा? 1। और सबसे बड़ा आंसर इन्फिनिटी हो सकता है। तो उसकी वजह से इसकी रेंज > 1 होगी, और या 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। अच्छा, इसके अलावा लिखा हुआ है डोमेन और रेंज 1/1 + x²। इसको आप एक नज़र देख लें भाई। तो जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे डोमेन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होती है। रेंज में ये है कि x² + 1 लिखा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात ये है कि डोमेन पे आप इसको 0 के इक्वल तो कर नहीं सकते, तभी ये <= -1 ही आएगा। ठीक है। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो देखो इसका आंसर मुझे पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है। डोमेन की तो मीनिंग ये होगी सिंपल कि कुछ भी पुट किया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई मसला है बल्कि मसला। डोमेन पे हमें ये करना पड़ेगा
हाँ, तो ये आयोटा पे जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, आयोटा, क्योंकि -1 x² आयोटा है, तो आयोटा के अलावा तो सबका आंसर दे रहा है ना ये। तो इसकी मीनिंग ये है कि इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। और रेंज क्यों होगी, क्योंकि देखो x² का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में सबसे छोटा आंसर क्या होता है, 0। तो इसका मतलब सिंपल सी कहानी ये है। और क्योंकि आप वैल्यू को जब बढ़ाते जाओगे ना, तो फ्रैक्शन पे वैल्यू है, तो वो 0 और 1 के दरमियान ही आएगी। जैसे तो छोटा आंसर इसका 0 आएगा। खुद सोच लो, ये 1/1 + x² लिखा हुआ है, तो आपने इनपुट करके देख लो, यहाँ पे 1 आ रहा है, छोटी वैल्यूज आ रही है, 0.2 आ रही है, 0.05 आ रही है, 0.5 आ रही है। तो इसकी वैल्यू हमेशा जो आउटपुट होगा ना, वो 0 से 1 के दरमियान ही लाया करेगा, लेकिन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे कम आउटपुट क्या है, 1 है। हाँ, 0 तो छोटा ज़रूर आ सकता है। देखो 2 पुट करने पे और 3 पुट करने पे इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या आएगी। वैसे ही MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आएगा, अगर आएगा भी तो। क्वेश्चन 11 पे भी आपने डोमेन निकालनी है, उसको एक नज़र आप लोग देख सकते हैं कि डोमेन और रेंज आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। 25 - x लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। और स्क्वायर रूट पे जो नंबर्स होते हैं, इट इज़ ऑलवेज एक तो 0 नहीं आ सकता, और ये >0 होना चाहिए। तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, उसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये <25 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन इसके अंदर 0 के से बड़े आंसर ही आएगी, क्योंकि इसका आउटपुट जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। और 11, तो ये रिमेनिंग जो डोमेन रेंज है उसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को आनी चाहिए।